बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। पीटीआई ने 25, पीपल्स पार्टी ने 11 और नून लीग ने 6 नशिस्तें हासिल कर ली। यूपीटीआई पाकिस्तान के साथ साथ आजाद कश्मीर में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। यह नताइज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के लिए हैरानकुन है, क्योंकि इलेक्शन मुहिम के दौरान दोनों पार्टियां दावा करती रही थी। आपका जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है। मैं इमरान खान को ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीर की हर चप्पे से तुम्हारे आने से पहले ये आवाज आ रही है, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। हम आजाद कश्मीर के अवाम के वोट के ताकत पे एमसी का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। आप वोट के ताकत पे हमारा मुकाबला करें, आप हमारा जियालों का इम्तिहान मत लेना। ये वो जियाले हैं जिसने जियाल हक का मुकाबला किया, जिसने बलकोरा मुशर्रफ को भगाया। एक तरफ ये दावे थे और दूसरी तरफ पीटीआई कहती रही 25 तारीख को यहाँ से तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, तहरीक इंसाफ जीतेगी और इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हारने वाले हमेशा पहले से ही शोर डाल दे देते हैं, जिस तरह मरियम नवाज और बिलावल ने अभी से शोर डालना शुरू कर दिया है। कश्मीर में अल्लाह के हुक्म से पजीराई इमरान खान की है और 25 तारीख को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, हार नजर आती है तो फिर ये धांधली के रोने रोते हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पहले ही हुकूमत बना रहे थे और बाद में धांधली के नारे मार रहे थे, आप गैरतमंद लोगों के जरिए इंशाअल्लाह इनको वैसे ही इबरतनाक शिकस्त आप लोग देंगे इंशाअल्लाह 25 तारीख को। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आजाद कश्मीर में, और उस तब्दीली के बाद फिर मैं कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पीटीआई के दावे सच साबित हो गए, जबकि अपोजिशन जमातें बुरी तरह हार गईं। फवाद चौधरी ने आज इस हार पर दोनों पार्टियों को एक मशवरा दिया, जबकि शेख रशीद ने 2 दावे किए। तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी देकर मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है उसको जला बख्शी। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि असूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बहैसियत नायब सदर मुस्लिम लीग नून, उनको अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो मैंने कश्मीर के इलेक्शन में कहा था, लाल वैली के मोकल जो है ना, उनका गैस तकरीबन 25-26 पीटीआई और 5-6 नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 2-3 सीटों का इजाफा किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है। ऐसे है जैसे बोरियों को ब्लेड मारे हैं पीपल्स पार्टी ने। मेरी इस रिकॉर्डिंग को आप महफूज रख लें, इंशाअल्लाह 2023 में भी यही कहेंगे कि धांधली हुई है। अपोजिशन ने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया। क्या मुल्क में हर इलेक्शन का इख्तिताम इसी तरह होगा और इस इलेक्शन का मुल्की सियासत पर क्या असर होगा? ये दोनों नुक्ते हमारे आज के शो का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशियात के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज़ाद कश्मीर में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये फरमाइएगा कि आप क्यों ये समझते हैं कि बिलावल साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और मरियम साहबा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप सारे ज़िमनी इलेक्शन हारे थे, तो आपकी पार्टी में से तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था? पहली बात तो यह है कि ये कहना आपका गलत है कि सारी इलेक्शन जो है वो हारे थे। कुछ हारे थे, कुछ जीते थे। जो नशिस्तें हमारी थी सवाई कराची के, वो सारी नशिस्तें हम जीते। जिन नशिस्तों के ऊपर अपोजिशन जीती थी, उनके अपोजिशन पर भी दोबारा कामयाब हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि आपके रिसर्चर में कोई रिसर्च आपकी अच्छी नहीं थी। ठीक हो गया। तो अब आपका ख्याल है कि बिलावल साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, चेयरमैनशिप छोड़ देनी चाहिए और मरियम साहबा को नायब वजारत से इस्तीफा दे देना चाहिए? अमूमी तौर के ऊपर जो पार्टियां होती हैं और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर आगे जाती हैं, उनमें तो यही रवाज और तरीका होता है कि अगर आप इतना बड़ा इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं तो उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं
वो इस्तीफा देते हैं और नई लीडरशिप को मौका देते हैं कि वो आगे आए और अपनी नई पॉलिसी जो लेकर के आगे बढ़े। और तमाम जमहूरी मुल्कों में और जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनमें यही कल्चर होता है कि वो रिजाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फरमाएं, अब आपके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा नाजुक मरहला है, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान साहब ज़ाहिर है वो आपके पुराने वर्कर भी हैं और उनका धड़ा भी मजबूत है। दूसरा, सरदार तनवीर इलियास साहब एक नई एंट्री है वहाँ के अंदर और उनके पास पैसा बहुत है और उनके पास अपने भी वोटर वहाँ पे वोट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये ना हो कि वहाँ पार्टी डिवाइड हो जाए। कोई नाजुक मरहला नहीं है। इमरान खान जो है वो जिसको कहेंगे वो वज़ीर आज़म होगा, जिस पे हाथ रखेंगे वो स्पीकर होगा और वही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। कोई नाजुक मरहला नहीं है। और इतना जब भारी अक्सरियत से जब इंशाअल्लाह तकरीबन 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या नाजुक है? कोई नाजुक। तो आपने अभी कोई फैसला नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आज़ाद कश्मीर में? ये 5 तक कर लेंगे, 5 अगस्त तक मुझे उम्मीद है कि हम फैसला कर लेंगे। और इसमें आपका ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं होगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वज़ीर आज़म जिसको नॉमिनेट करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अपोजिशन नताइज को नहीं मान रही। मरियम साहबा ने भी कहा है कि मैं 2018 के मैंने जनरल इलेक्शन के नताइज को नहीं माना था, आज मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को नहीं मान रही। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिजर्वेशंस आ रही है, वो भी इन नताइज को नहीं मान रहे। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के कोई अगर एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करते हैं वहां पर आज़ाद कश्मीर में, तो फिर क्या डायनामिक्स होंगी आज़ाद कश्मीर की? कोई डायनामिक्स नहीं होगी। देखिए, ये तो ऐसी खतियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक बात है ना। जो हार जाए पाकिस्तान में वो कह देता है कि मैंने तो इलेक्शन मानना ही नहीं है, रिजल्ट ही सही नहीं आया। और उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है, यही बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि बजाय इसके कि हम हर इलेक्शन के बाद ये रोना धोना शुरू करें, ये देखिए इससे जमहूरियत आगे नहीं जाएगी। हमारा मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इंतखाबी नताइज को तमाम लोग एक्सेप्ट करें, तो वो अगर आप को ये तरीका सही नहीं लगता तो आइए बैठिए और इस्लाहात करते हैं। हमने अपने 49 पॉइंट्स पर मबनी इस्लाहात जो है वो असेंबली में पेश की हैं। अगर अपोजिशन को लगता है कि वो इस्लाहात सही नहीं है और वो अपनी देना चाहते हैं तो अपनी दे दें। लेकिन हर दफा जब हम हारने के बाद ये कह देते हैं कि नहीं हम तो रिजल्ट ही नहीं मानते, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। जाहिर है लोगों को पता है कि आपकी वहां पे है। और मैंने तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के तो है ही 8-9 टोटल उम्मीदवार और इस वजह से नून लीग के 12-13 उम्मीदवार थे जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इससे ज्यादा उन्हें क्या सीटें मिलेंगी? लिहाजा वो लोग ही जिनको जो सियासत को या स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स को करीब से नहीं देखते, वो प्रेडिक्शन कर रहे थे ना पीपल्स पार्टी और नून की कि वो टफ कंपटीशन देंगे। जो भी शख्स, जो एनालिस्ट जिसको कश्मीर की सियासत की कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की समझ थी, उसने तो तकरीबन यही नताइज जो है वो वहां पे बताए थे और उसके मुताबिक नतीजे आए। अच्छा, ये फरमाए सर कि अगर जैसे कि मरियम साहबा ने कहा है कि वो इशारा दस्तूर पे कश्मीरियों को लाना चाहेंगी या लेकर आएंगी, और अगर उस साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चली जाती है और वो एक कोशिश करते हैं कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद की तरफ, तो उस वक्त आपका क्या लाएअमल होगा? क्योंकि ये एक नई सूरत हाल होगी कि कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। कोई नई सूरत हाल नहीं है, ये तो उनका हक है। वो अगर एहतजाज करना चाहें वो जरूर एहतजाज करें। लेकिन अभी तो सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग नून किसी पोजीशन में नहीं है इस तरह के एहतजाज की। और अपोजिशन की तो मरियम बीबी की सियासत ने कमर तोड़ के रख दी है। और इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है उसमें तो ये पार्टियां एक बिल्कुल शिकस्त और रेख्त का शिकार है। अभी तो मरियम बीबी इस बात के ऊपर तो शायद नून लीग की सीनियर लीडरशिप को भी नहीं मना सकती, वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं मना सकी कि वो आके कैंपेन करें, बाकी किसी को वो क्या मनाएंगे। तो ये तो ऐसी लीडर भटके है ना, वो कोई भी ऐसे बैठ के कोई भी बात करता रहे उससे तो उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन ओवरऑल ये तलबात जितना जो जहांगीरा एक एनालिस्ट है या तजिया निगार है उसको पता है कि इसकी क्या है ये बात, इस पर तो वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए।
अच्छा, ये फरमाए, एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद के सारे सूबों में हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। बलोचिस्तान में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पंजाब में देख लें, आज़ाद कश्मीर में अब आपकी अक्सरियत आ गई और आप वहाँ पर गवर्नमेंट बना रहे। सिर्फ सिंध बचा है और अब आपकी कोशिश ये है कि 2023 के इलेक्शन से पहले पहले सिंध के अंदर भी ऐसी एक पोजीशन पैदा की जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे इक्तदार में ना हो, ताकि 2023 के इलेक्शन में आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ सकें। तो ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है चौधरी साहब? पहले का तो नहीं पता, लेकिन 2023 में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वह हुकूमत नहीं बना सकेगी। उसकी वजह ज्यादातर हमारे कोशिश से ज्यादा पीपल्स पार्टी वालों के अपने करतूत है। जिस किस्म की हुकूमत वो सिंध को दे रहे हैं और जिस किस्म का रवैया उन्होंने सिंध के लोगों के साथ रवा रखा हुआ है, उसमें बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा उसमें हुकूमत बना सके। और खाली देखें, इस वक्त जो जरदारी साहब का एक जो फॉर्मूला है कि खाली पैसों के ऊपर, ताकत के बल के ऊपर सियासत हो सकती है, ये वो तरीका खत्म हो गया है। पाकिस्तान में अब ये इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। और सिंध में भी जो हालात हैं वो बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्टी के अखबारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जिस तरीके से सिंध में उस पार्टी ने सियासत की। वैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन कारकुन है, जो मेन लीडरशिप है आपकी, वो सिंध से यहाँ पे आई थी और वज़ीर साहब ने उनसे मुलाकात भी की और शायद कोई लाहे अमल, एक सवाल उठ रहा है, ऐसी खबर उठ रही है कि कोई एक लाहे अमल तय हो रहा है कि शायद गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है सिंध के अंदर, या उससे पहले कोई ऐसी तब्दीली आए कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे इक़्तिदार में ना रहे। देखिए, वो तो खैर कोई गवर्नर राज वगैरह को 18वीं तरमीम के बाद तो वैसे ही नहीं लग सकता और ना ही उसका कोई इम्कान है। लेकिन जाहिर है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा ये एक समझे कि हमारा हक है कि हम अपना स्ट्रेटेजाइज करें अपनी सियासत को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, इंक्लूडिंग सिंध। तो सिंध की जो सियासत है उसको जाहिर है हमने उसको एक हिकमत अमली तो हमने उसकी बनानी है, वो हमने बनाई है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 2023 के बाद पीपल्स पार्टी सिंध में नजर नहीं आएगी। तो आप वहां पे कोई एक नया इंतखाबी इत्तेहाद बना रहे हैं वहां सिंध के अंदर, सिंध की दूसरी पार्टीज को अपने साथ मिला? इंतखाबी इत्तेहाद की भी चांसेस हैं और उसके साथ और जो सिंध के सरकर्दा लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं PTI में, और हम एक बड़ा फॉर्मिडेबल मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी को देंगे और पीपल्स पार्टी की गैर मकबूलियत इसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 के इलेक्शन के लिए आपने काम शुरू कर दिया है बिलखसूस सिंध के अंदर, और इसमें जो सिंध की मुख्तलिफ पार्टीज है, छोटी पार्टीज को उसके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करके आप 2023 का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये इम्कान है। और उसमें MKM भी आपके साथ शामिल होगी? MKM तो हमारी इत्तेहादी है, पहले ही था इत्तेहादी, लेकिन उसके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी वहां सिंध में। देखते हैं ना जी आगे सियासत कैसे चलती है, कैसे उसमें बात आती है। जाहिर है वो अपनी उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, और उसके बाद जो भी सिंध के मफाद में होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। यानी अब एक ग्रैंड इत्तेहाद बनने का चांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर 2023 के इलेक्शनों के लिए आज से ही? देखिए, वैसे तो इस वक्त तो PTI जो है वो अकेली काफी है इंशाल्लाह, और उसके मुताबिक ही हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। बट बाकी देख लेंगे, इत्तेहाद की जरूरत हुई तो वो भी बना लेंगे। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो मशीर नेशनल सिक्योरिटी के अफगानिस्तान के उनकी मुलाकात हुई है, तो गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये कि गवर्नमेंट परेशान है इसके ऊपर। तो आप कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं इस पे, या आप ये समझते हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था, और या फिर जो कुछ इतलात वहां पे, जो कुछ वहां पे डिस्कस हुआ उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, गवर्नमेंट को दी जाए? क्या चाहते हैं आप? देखिए, परेशान तो होना भी चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, और वो जब एक ऐसे जाने माने रॉ एजेंट के साथ मिल के बात करेंगे जिसकी कोई जो वफादारियां हैं वो ढकी छुपी नहीं है, तो इसके ऊपर तो बतौर पाकिस्तानी आपको, मुझे, हम सबको एक फिक्र तो लाहक होनी चाहिए, और वो फिक्र जाहिर है कि हमें लाहक है।
लेकिन जो साहब इसमें ये याद रखें कि एक दोस्त मुल्क है, जो लोगों का ख्याल ये आम के शायद सऊदी अरेबिया या यूएई, इन दोनों में से कोई एक मुल्क है जिससे ये मुलाकात अरेंज की थी। तो अब अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस मुल्क से भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये तो नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं ना कि किस मुल्क ने अरेंज कराई, कैसे अरेंज हुई, उनकी बातचीत क्या हुई, उन्होंने जो हमदुल्लाह मुहिब है उसके ख्यालात का आपको भी अच्छी तरह पता है, उन्होंने क्या वहां पर बातें की, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये चीजें तो नवाज शरीफ साहब से आप पूछें। और इस बहाने हो सकता है वो आपको कोई आपसे बातचीत भी कर ले, क्योंकि आमतौर पर तो बातचीत नहीं करता। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उनको नोटिस जारी किया जाए मियां नवाज शरीफ साहब को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इशू पे? नहीं, अभी नोटिस इस पर क्या इशू करना है, खुद ही को बंदे को शर्म हया होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो PMLN है उसको नोटिस इशू करना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कल एक सारे सियासी यतीम को आज वो नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आके बताएं कि क्या वो उन्होंने हिंदुस्तान से मदद क्यों मांगी। आप उसी पैटर्न के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब से भी पूछें। ठीक हो गया चौधरी साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये शायद मुमकिन तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुमकिन वज़ीर आज़म भी यहीं आज़ाद कश्मीर के अंदर। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे कश्मीर में इन्होंने ही कंपेन चलाई थी, मेजर ये सतून थे उसके। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन इस इलेक्शन को फेयर मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका ख्याल यह है कि आपने धांधली की है और अब दोबारा इलेक्शन नए सिरे से होने चाहिए, और वो एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अब आपका क्या व्यू है सर? देखिए जी, अगर कोई धांधली हुई है तो वो उसके सबूत लाएं, उसका कोई बताएं कि कहाँ धांधली हुई है, किसने धांधली की है। बड़े अफसोस की बात है कि वो फारूक हैदर साहब वजीर आजम थे और सारे मामलात उनके पास होते हैं, और हमारा अनलाइक पाकिस्तान गिलगित वगैरह, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन डे तक प्राइम मिनिस्टर रहता है, और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात होते हैं। तो धांधली मुझे नहीं समझ आ रही कि किसने आसमान से आगे की। अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए हैं उन्होंने सीट लूज की है, लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है इसमें जब पंजाब के अंदर से जो वोटिंग हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से वोट ले लिए, वो जीत गए। तो ये अजीब सी बात होती है कि पंजाब के अंदर रहने वाले पंजाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देते ज़िमनी इलेक्शन में, और जो पंजाब के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे देते हैं। तो ये हैरान कुन बात नहीं है सर? देखिए जी, जो इमरान खान का कश्मीर पर मौक़िफ़ है और वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और उन्होंने अपने सारे अरसे में खुद जनरल असम्बली में जाके खिताब किया, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के, उसके अलावा सब अपना सलामती कौंसिल में उन्होंने 3 दफ़ा इस मसले को अपना भिजवाया, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ कश्मीर पर उन्होंने किया। उन्होंने फिर कहा कि वो सफ़ीर कश्मीर हैं, और उन्होंने हर बार जलसों में कहा कि ये कश्मीरियों का फैसला होगा कि कश्मीर का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, फिर कश्मीरी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। जबकि मुस्लिम लीग नून ने वो मोदी दोस्ती और इंडिया दोस्ती और ये सारा, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका बड़ा अमल दखल है इस सारे मामलात में। ठीक हो गए। तो मंजूर साहब, सर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि आज़ाद कश्मीर में सिर्फ आपके 8 ही उम्मीदवार होंगे और शायद वो जीत भी जाएं, लेकिन आपने 3 सीटें ज़्यादा ली, 11 सीटें आपने वहां से हासिल कर ली। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आपकी पार्टी क्यों ये कह रही है कि वहां पर धांधली हुई? देखिए, एक तो जो पहले प्रोसेस होता है धांधली का चौसा, उसमें अगर आप देखें तो पार्टियां तोड़ी जाती हैं, पार्टियों से बंदे निकाल कर दूसरी पार्टियों में ले जाए जाते हैं, और अगर एक्चुअल आप देखें तो फिर जो तहरीक इंसाफ ने जिनको पहली बार टिकट दिया तो वो तो 5-6 से ज्यादा नहीं है। एक तो ये अमल है।
दूसरा ये है कि देखें, हमने इलेक्शन डे पे भी कहा, जब अली अमीन गंडापुर साहब को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसको मत आने दें, और उसके बाद जब वजीर आजम खुद उसको लेकर चले गए, तो क्या पल्ले रह गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के? उस दिन से ये क्लियर हो गया था, ये बात तो क्लियर हो गई थी। तीसरी बात यह है, देखें, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट्स का ऐलान किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंपेन का आगाज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी 2 सीटों पे रीकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन देकर बैठी हुई है, तीसरे पे 4 वो आपने रोक लिए। चौथी बात यह है कि देखिए, अगर कश्मीर के अंदर देखें, हाँ पंजाब से जीत गए हैं, पता नहीं कैसे, हमारा ख्याल था कि नून कुछ सीटें पंजाब से कम से कम आधी सीटें तो लेगी, लेकिन कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो पीटीआई कश्मीर के अंदर से नहीं जीती। जो 32-33 सीटें कश्मीर की हैं उसमें से तो वो उस तरह से नहीं जीत पाई। वहां जो कश्मीरी महाजरीन की सीटें हैं उनमें से उन्होंने अक्सरियत हासिल की। तो आपका क्या ख्याल है कि धांधली हुई है, और ये धांधली हुई है पंजाब के अंदर? देखिए ना, मुझे लग रहा है ये रेप्लिका था, ये रेप्लिका था नहीं, कश्मीर के अंदर भी मैं कह रहा हूं ना कि 2 सीटों पे तो हमने बहुत क्लोज मार्जिन है हमारा, रेप्लिका था 25 जुलाई को, और 25 जुलाई को ये इलेक्शन करवाने का क्या मतलब था? एक दिन आगे पीछे भी हो सकते थे। तो ये 25 जुलाई का जो रेप्लिका था वो बस कश्मीर के अंदर भी दोहराया गया, आपके सामने है सारा। अच्छा चौधरी साहब, इसमें इशू ये है कि अपोजिशन हमेशा ये एतराज करती है कि धांधली हुई है और हमें हराया गया है और वोट खरीदे गए हैं, हमारे उम्मीदवार चोरी किए गए, ये आपका इल्जाम होता है, लेकिन जो ही असेंबली बनती है तो आप उसका हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आप ये फरमाइए कि अगर आप ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर धांधली हुई है, तो क्या अब भी इस बार आपके उम्मीदवार असेंबली का हिस्सा बनेंगे, या फिर आप अक्सर मुस्लिम लीग नून के साथ जब इवन जो लैंडस्लाइड धांधली थी 1997 की, तो उसमें भी मोहतरमा बैठ गई थी, 14 सीटों के साथ वो अपोजिशन में बैठ गई थी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैंने एक सजेशन दिया, बेसिकली तो बिलावल ने फ्लोट किया था इसको, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, बार बार कर रहा हूं कि कश्मीर के इलेक्शन और जीबी के इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ करवाए जाए, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए कि अगर हमारी हुकूमत होती है तो हम पे इल्जाम लगता है कि हमने इन्फ्लुएंस किया है, नून की होती तो नून पे लगता है, अब पीटीआई की तो पीटीआई पे लगता है। ये बात ही खत्म हो जाए, ताकि वहां पे लोग बिल्कुल अपने एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ वहां पे वोट दें, जिसको देना चाहें वो दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सूबाई उसकी स्टेटस चाह रहे हैं आजाद कश्मीर का, कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली का इजलास होता है, इलेक्शन, फिर सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन होता है, उसके साथ ही आजाद कश्मीर का हो जाए। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये तो पीटीआई का, इमरान खान का मौकफ है ना। नहीं, तो उसका मतलब तो फिर यही होगा ना सर, कि अगर आप उसको खत्म करने के लिए कौमी इलेक्शंस के साथ नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने गवर्नमेंट के इस मौकफ को मान लिया जिसके ऊपर आप एतराज करते थे कि ये सूबाई स्टेटस देना चाहते हैं। नहीं, मौकफ को नहीं माना। आप इलेक्शन तो अब भी कराते हैं, क्या इलेक्शन नहीं होते? वहां का इलेक्शन तो वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है, जीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस की बातें होती हैं ये तो खत्म हो जाएंगी, ताकि ये बातें होना बंद हो जाए। एक बात, दूसरी बात अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि देखिए, इनको 17 बंदे नहीं मिले कि ये अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर टेबल कर सके, कोई मोशन टेबल कर सके। फिर हम जो वज़राए खारजा की, ओआईसी की वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी टेबल नहीं कर सके। तो ये 54 में से 22 तो इस्लामी मुमालिक, पाकिस्तान की खारजा। लेकिन इसके बावजूद देखें, कश्मीर का तहरीक इंसाफ का ख्याल यह है कि आजाद कश्मीर के लोग इमरान खान के मौकफ को अपने करीब समझते हैं, इसलिए उन्होंने वोट दिया। वैसे तो हिस्ट्री तो यही, आजाद कश्मीर की जो वफाकी हुकूमत होती है वही कश्मीर के अंदर हुकूमत बना लेती है, आपने भी यही किया था। यही मौकफ है, लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है इसको इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहिए, किसी भी चेंज करना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक एतराज यह भी किया जा रहा है कि ये 26 लोग जो इस वक्त जीते हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 25 या 26 मान लेते हैं इस वक्त, क्योंकि एक सीट के बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो 26 में से वो कहते हैं सिर्फ 5 आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 5-6 लोग हैं, बाकी जो 20 लोग हैं वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। 5-6 लोग आप जो लेकर आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो जीत गए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तोड़ के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तोड़ के, तो वो 20 लोग जो बेसिकली दूसरी पार्टियों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने उम्मीदवार भी नहीं थे। देखिए जी, बात ये है कि अगर तो हम कोई इलेक्शन के नजदीक किसी को तोड़ा, वो तो आप कह सकते हैं,
लेकिन जो पहले 2 साल से 3 साल से हमारी पार्टी में आए उनको तो आप ये ना कहें। मेरा ख्याल है हार्डली 2-3 ऐसे होंगे जो इलेक्शन के नजदीक शामिल हुए हैं। कुछ ज्यादा आप मुझे बता दें कौन कौन शामिल हुआ है। मुस्लिम लीग नून के 2 हैं, पीपल्स पार्टी के तो शायद हमने किसी को भी नहीं लिया। 2 नून के शामिल हुए हैं, बाकी मुझे बता दें कौन से शामिल हुए आखिर में। नहीं देखे ना, 5 लोग तो आप अपने साथ लेकर आए थे। जो रशीद गुजर साहब गए हैं, फहीम रबानी मैं तो 5 लाया था, लेकिन मैं समझ ये रहा हूँ कि पिछले इलेक्शन से अब तक मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल 1.5 साल तक हमने जिनको शामिल करना था पार्टी में वो मेरे साथ आए थे, मैंने शामिल किया था उन्हें। अब जो ये कह रहे हैं कि हमने दूसरी जमातों को लाया और टिकट दिया, ये बात नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के 2 कैंडिडेट हैं और पीपल्स पार्टी का एक भी नहीं। अच्छा नहीं, आप तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना, जो है ये बैरिस्टर नहीं, वो तो बहुत फहीम रबानी को लेकर गए हैं, आपका ही बंदा वो तो कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में आए ना, लेकिन वो पुरानी बात है। मैं तो 8 साल पहले आया था पीटीआई में, लेकिन उसके बाद बतरेज मेरे साथ लोग आते गए पीटीआई में। अच्छा ये फरमाए आप, ये जो एक कंफ्यूजन है आपकी पार्टी के अंदर कि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने गए, ये तनवीर इलियास साहब, वो कहते हैं तनवीर इलियास साहब ने नोटों की बोरियां खोल दी हैं, और ऐसा ना हो कि तनवीर इलियास साहब आपकी सीट खा जाएं। सर देखिए बात ये है कि हमारा ये एक डिसिप्लिन है और जो भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे हमने उनकी जवाबदीद पर छोड़ दिया है। इंशाल्लाह वो हमारा वज़ीर आज़म होगा, इसमें नाम का कोई इशू नहीं है। अगर तनवीर इलियास साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा वो? मैं कहता हूँ कि किसे भी बनाएं, वो उनका इख्तियार है, हमने उनको ये एक राइट दे दिया है, तो वो जिसको बनाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात नहीं आपको लगती कि आपकी पार्टी के अंदर कोई भी अमीर आदमी हो किसी वक्त भी आ सकता हो? देखिए जी, ये तो फिर इमरान खान साहब के सोचने की बात है, जो हमारे चेयरमैन है कि वो किस लिहाज से समझते हैं किसको, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया भी है, यहाँ ये आज़ादी का बेस कैंप है, ये कुछ सूबा तो है नहीं है, ये आज़ादी का बेस कैंप है और यहाँ से हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुनज़्ज़म करना है, यहाँ से हमने मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाना है, यहाँ पर गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर करप्शन से खात्मे की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्टेट का जो मुआवजा होता है वो मकबूजा कश्मीर के साथ होता है। तो वो हमने दुनिया को बताना है कि हमारी स्टेट, हमारी गवर्नेंस, हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट वो मकबूजा कश्मीर से बहुत बेहतर है। ठीक हो गया, मैंने एक ब्रेक लेनी है। जो मंजूर साहब आपके पास एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब ये फरमाइएगा कि ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है ये 2023 के जो जनरल इलेक्शन है उसके ऊपर असरअंदाज तो नहीं होंगे। एक छोटे ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा चौधरी साहब कि आप 2023 के इलेक्शनों को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 2023 में सिल से भी सफाया हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। कोई खास रखने में क्या हर्ज है? जो साहब ये फरमा रहे थे वो पहले जनरल मुशर्रफ को 5 बार इलेक्ट कराते थे, फिर हमें कराते रहे, आप पीटीआई को करा रहे हैं, वो अगली बार किसी और को करा रहे होंगे। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत हो गई है, ये आप देखिएगा, क्योंकि आप सबका तखमीना था कि इमरान खान साहब इतनी सीट्स वहां से हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके अपने लोगों का ये कहना था कि इन्हें हमारे पास आना पड़ेगा मुश्तरका गवर्नमेंट बनाने के लिए वहां पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ये नहीं कहा कि मुश्तरका गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे साथ आना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे इनका वाटरलू साबित होगा, जो कि मेरा ख्याल है कि बंदे मेन जो हैं वो बैरिस्टर साहब के साथ हैं। अगर कोई इन्होंने गलत किया तो यहाँ से ये शुरू हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि मसला असल इशू पाकिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर महंगाई का है। क्या के अंदर लोगों को आटा 35 रुपए किलो मिल रहा है? क्या कश्मीर के अंदर बिजली का यूनिट जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है? क्या कश्मीर के अंदर चीनी 50 रुपए किलो मिल रही है? क्या कश्मीर के अंदर घी जो है वो 160 का मिल रहा है? प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें ओवरकम नहीं कर पाए, ना इकोनॉमी को संभाल सके, ना खर्चा पॉलिसी की हालत है कोई, महंगाई से लोगों का जीना दूभर हो गया। ये ठीक है इलेक्शन जीत गए हैं, उसमें मेजॉरिटी बंदे तो बैरिस्टर साहब के साथ हैं, वो बैरिस्टर साहब के साथ है, ये पीटीआई में जाएंगे, पीटीआई में चले जाएंगे, ये जहां पे कहेंगे वो बंदे इनके साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई एडवर्स फैसला किया तो अभी मैं आपको बता रहा हूं उसका नतीजा क्या निकलेगा, देख लीजिएगा।
देखिए आप तो एक विशफुल थिंकिंग है ना सर, आपका ख्याल ये है कि पार्टी के अंदर दरार आ जाएगी, सरदार तनवीर इलियास साहब को प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया जाएगा, उसके बाद पार्टी टूट जाएगी और फिर आपका ये जो ख्याल है वो सच साबित हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, जैसे आपकी अजम्पशंस थी कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से सीट्स लेके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, या फिर उससे पहले अजम्पशंस थी कि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, तो ये सारी अजम्पशंस हैं। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते तो पीपल्स पार्टी जीत रही थी, आराम से जीत रही थी, इसमें क्या कोई अभी भी कोई कमी है? जो कह रहे थे बैरिस्टर साहब का कहना है कि आप साबित करें कि कहां पे धांधली हुई है। ये कह रहे थे मैंने तो कह दिया है वो कितनी सीटें छीनी है, 2 पे तो हमने रिकाउंटिंग की, भाई एप्लीकेशन दी है, वो रिकाउंटिंग नहीं हो रही। ये कौन सा उसूल है कि अगर 100-200 का वो फर्क है तो उसको क्यों नहीं हो रही, वजह बता दें। और फिर मैंने कहा कि आली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने रोका था, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेरे ख्याल रिजाइन कर देना चाहिए था, खुद ही कर देना चाहिए था। अगर वो उनके कहने पे नहीं रुके तो उनके पल्ले क्या रह गया है? कुछ भी नहीं रह गया। उसके इलेक्शन की क्या हैसियत है? बैरिस्टर साहब ये सवाल बड़ा वैलिड है कि अगर आपका इदारों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, एक इदारा जब ये फैसला कर देता है कि एक वजीर साहब आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको खुद लेकर पहुंच जाते हैं वहां पे और कोई शख्स एतराज नहीं करता, इंक्लूडिंग आप, यानी आप भी एतराज नहीं करते इस बात पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इदारों पर फिर ट्रस्ट खत्म हो गया। देखिए जी, ये फैसला नहीं था कि वो दाखिल नहीं हो सकते, ये फैसला था शायद कि वो तकरीर नहीं कर सकेंगे और ये वो इंसेंटिव दे रहे हैं। आजाद कश्मीर से बाहर निकलने का हुक्म दिया गया था। नहीं, वो तकरीर नहीं था, वो सिर्फ ये था कि वो जो वो जलसों में वो कह रहे थे कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में इतने पैसे दिए, आजाद कश्मीर में भी देंगे, तो वो मेरा कोई ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने एक नोटिस लिया, उसके बाद एटलीस्ट जो मेरा मीरपुर में जलसा था, इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे, उसमें अली अमीन गंडापुर भी साथ थे, उन्होंने तकरीर नहीं की। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये कहा उन्होंने, आज मैं एक शो में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आजाद कश्मीर के इलेक्शन की ये हुक्म नहीं मानता क्योंकि उनका हुक्म जो है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, बाइस्ड है। तो जब ये एक वफाकी वजीर इस तरह कह रहे और वो कश्मीर अफेयर के वफाकी वजीर है, तो उसके बाद क्या बचता सर पे? इसका मतलब ये हुआ कि इदारे पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए फिर? नहीं, पाकिस्तान में तो होने चाहिए। ये आजाद कश्मीर के हमारे अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और वो उन्होंने एक बात की और उन्होंने, मैंने कहा नोटिस इस बात का लिया, मेरी खुद उनसे बात हुई थी क्योंकि मैंने कहा था कि ये आप ऐसा ना करें, तो उन्होंने कहा नहीं, इंसेंटिव नहीं दिए जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि ये वो इस तरह बात, मैंने कहा जी वो गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे कि हमने उनको 300 बिलियन दिया है, 300 बिलियन दिया है 5 साल का, आजाद कश्मीर को 500 बिलियन थे। तो ये मैंने कहा कि ये तो जनरल बात है, कोई माइक्रो लेवल पे अगर वो कुछ इंसेंटिव देते हैं उस पर तो इतराज हो सकता है, लेकिन इतने बड़े 5 साल के लिए 500 बिलियन, वो तो मैंने कहा एक जनरल डिस्कशन थी। देखिए सर, इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोला जा सकता है फिर इलेक्शन के दरमियान खड़े होकर आप कोई भी वादा कर सकते हैं कि हम 500 अरब दे देंगे, 600 अरब दे देंगे, हर शख्स को 2-2 अरब दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जायज है कि आप आए स्टेज पे खड़े हों और आप लोगों से वादे करके वापस चले जाएं? देखिए ऐसी बात है, गलत बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ इलेक्शनी वादे किए जाते हैं और वो पूरे करने चाहिए। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा करती है कि री इलेक्शन करवाया जाए वहां पे, या ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं थे, तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा फिर? ये तो अब कोई बात नहीं है कि इलेक्शन में हिस्सा लिया, सीटें भी ले ली पीपल्स पार्टी में, मेरा ख्याल है 11 भी मेरी तोक़ों से कम ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद पीपल्स पार्टी का भी सदर रहा हूँ। तो ये उन्होंने, मैं समझो अच्छी कारकर्दगी उनकी। बाकी रही नून की बात, तो नून को एक तो नवाज शरीफ साहब के बयानात, कश्मीर पर उनका स्टांस, करप्शन के इल्जामात, उसका नुकसान पहुंचा। और फिर फारूक हैदर साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, जिसकी वजह से वो खुद भी वो मेरा ख्याल 200 वोट से इलेक्ट हुए, वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं कैसे हो गए। 2 सीटों से लड़े थे, एक तो 8,000 से हार गए और कई जो सीनियर लोग थे वो भी हार गए। वो मेरा ख्याल है यही इसी से आप फर्क देख लें कि दादली नहीं हुई कि बस पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर से 10 सीटें ले ली, यानी ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे नजदीक। पीपल्स पार्टी ने, वो बजाय ऐसा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल उनके पास कुछ अच्छे कैंडिडेट्स थे, तो हम तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी अच्छी कारकर्दगी है मेरे नजदीक। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वहां से सिर्फ मेरा 3 सीटें ली हैं आजाद कश्मीर से, 3 उन्होंने यहाँ से ली हैं पाकिस्तान से। तो वो मैं समझता हूँ कि
वो इसके बाद फिर इलेक्शन थे जिसमें ये सारा कुछ हुआ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक बात का कि इमरान खान का जो कश्मीर पे सांस है, मतलब उन्होंने आखिरी जलसे में भी कहा कि हम चाहते हैं कश्मीरी फैसला करे, पाकिस्तान फैसला ना करे, कि वो अपना मुस्तकबिल क्या चाहते हैं। ये किसी भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने नहीं कहा। और फिर इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता था, इमरान खान ने कहा मैं इंडिया से बात करूंगा, लेकिन करूंगा सिर्फ कश्मीर पे और किसी बात पे। तो ये चीजें कश्मीरियों को पसंद आई हैं, उन्होंने वोट दिया। अच्छा, ये फरमाएं, आखिरी सवाल आपसे बैरिस्टर साहब के वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नैब होना चाहिए और वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि वाकई नैब के दफ्तर खुलने चाहिए वहां पे? जी, पाकिस्तान का नैब नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्टांस था। और लेकिन आज़ाद कश्मीर का व्हेन आई वाज प्राइम मिनिस्टर में, और मुझे उस वक्त यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव थे जनाब मुशर्रफ, उन्होंने कहा था हम नैब का दायरा कार बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा था जी हमारा अपना आइन है, हमारा अपना सिस्टम है, हम नैब का दायरा कार नहीं बढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने मुझे कहा फिर ये है कि आज़ाद कश्मीर में भी मतलब करप्शन हो। मैंने कहा जी नहीं, मैं आपसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ हूँ। तो मैंने आज़ाद कश्मीर में एहसाब एक्ट बनाया था, वो अब भी मौजूद है। थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की हुकूमतों और मुस्लिम लीग नून की खासकर हुकूमत ने उसमें से दान निकालने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो हम एहसाब जो एक्ट मैंने बनाया था अपने दौर में, उसको हम उसी हालत में वो नाफिज करेंगे और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में एहसाबी अमल को जारी है। लेकिन नैब का दायरा आप आज़ाद कश्मीर तक नहीं फैलने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे? नहीं, मैं इसके हक में नहीं, आप उसके हक में नहीं है। और अगर वफाकी हुकूमत ये करती है तो फिर नहीं, वो इसलिए नहीं करेगी कि मैंने बताया हुआ इमरान खान साहब को कि वहां पर एहसाब एक्ट मौजूद है। जब एहसाब एक्ट वहां पर मौजूद है तो फिर पाकिस्तान का एहसाब ब्यूरो क्यों वहां जाएगा? और मैं आपको ये बल्कि बताता हूँ, ये मैं कोई आपसे वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन जब मैंने वो बनाया था तो वो मेरे दौर में मेरे अपने मिनिस्टर्स गिरफ्तार हुए थे उस एहसाब एक्ट के तहत, लिहाजा वो मौजूद है एहसाब एक्ट। लेकिन बैरिस्टर साहब, वफाकी वुज़रा बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये नैब का दायरा कार बढ़ाएंगे वहां आज़ाद कश्मीर तक, और अगर वफाकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया तो फिर तो आपकी लड़ाई हो जाएगी शुरू। नहीं, लड़ाई नहीं, हमारा एहसाब एक्ट मौजूद है, हम उन्हें बताएंगे ना, हमारा एहसाब एक्ट मौजूद है। ठीक हो गया। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।